प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीम परीक्षा पर, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए फिर से एक बार दमदार, शानदार और जानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आप सभी के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो बीपीएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को मैं आज लेने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, अगले मंडे को बीपीएससी में पूछे गए जितने भी जीएस में विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 और साथ में जो री एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो जो जो लोग तैयार है उस मंडे को सेशन को कवर करने के लिए, सभी लोग एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चल रहा है, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है टीम परीक्षा में। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। ठीक है, सभी लोग तैयार है? जानदार शानदार सेशन में सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि सही समय पर आज क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, सभी लोग आ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पर उसके पहले बता दो भाई साहब कि सभी कोर्सेज के ऊपर 55% का ऑफर चल रहा है। और अभी तक आपने उस ऑफर को अगर नहीं लिया है तो भाई साहब जल्दी से ले लीजिए। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आप ऑफर ले लेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी और अच्छे से आगे बढ़ोगे। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। सभी लोग तैयार है? बहुत बढ़िया। चलेगा? दौड़ना चाहिए, चलेगा नहीं, दौड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके दम में दम है ना, तभी आप बता पाओगे कि हम कौन है ना। कि जब तक दम नहीं रहेगा तो कैसे बताओगे दुनिया की कि आप कौन है ना। रतन टाटा जी को देखे, भाई साहब आए दुनिया में, कुछ ऐसा काम किए कि भाई साहब पूरी दुनिया रो रही थी जब वो गए थे। तो यही तो होना चाहिए, है ना। इसी की तो जिंदगी बोलते, क्योंकि आदमी जिंदगी मरने के बाद ही जीता है। समझ में रहे हो? समझो। हाँ, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा कि जो मैमल्स माने की स्तनधारी होती है, भाई साहब वो अंडे नहीं देते, वो अंडे नहीं देते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? तो ऐसे दो जानवर है मैमल्स में जो अंडे देते हैं भाई साहब, ये एक्सेप्शनल है। ये कैसे है? एक्सेप्शनल है। आप सभी मैमल्स में माने की सभी स्तनधारियों में, स्तनधारी जीव जो है वो जनरली अंडे नहीं देते हैं। पर इसका नाम और इसका नाम मैंने आपको बार बार बोला है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका नाम है इकिडना। इसका नाम है इकिडना। और इकिडना एक ऐसा जानवर है जो अंडे देता है। और उसी तरह से एक प्लेटिपस, दूसरा नाम होता है भाई साहब प्लेटिपस। ये भी एक प्रकार का जानवर है जो पानी में भी रहता है भाई साहब और बाहर भी रहता है, और ये भी अंडे देने वाले जानवर है। इन दोनों के ऊपर बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, काटोमाला मूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट लेते आज, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और अगले मंडे में बता रहा हूँ टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 और री एग्जाम में पूछे गए जितने भी जीएस के क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन में कराने वाला, चाहे वो 1 to 5 रहे, ठीक है, 6 to 8 रहे या 9 to 10 रहे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर एकदम इजी है। इसका आंसर रहेगा आपका किडनी। क्या रहेगा? किडनी। मैं अगर आपको पूछूं कि यूरिया कहां पे बनता है, यूरिया कहां पे बनता है, तो भाई साहब आपके लीवर में बनता है। कहां पे बनता है? लीवर में बनता है। ये आपको याद रखना है। लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि और ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर का, जो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कौन सा काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जैसे कि आप सभी को पता है डिटॉक्सिफाई क्या करता है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो आरबीसी मरने के बाद जो बाकी के पिगमेंट्स बनते हैं और बाकी हानिकारक चीजें बनती है, प्रोटीन का डाइजेशन करने के बाद जो अमोनिया बनता है, उन अमोनिया को बाहर निकलने का या उसे लेस टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है जिसे हम यूरिया बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपका लीवर करता है। क्या करता है? लीवर करता है। माने कि जो अमोनिया होता है, माने कि जो अमोनिया होता है, इसे कन्वर्ट करता है भाई साहब यूरिया में और बचाता है हमारे बॉडी को। इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला कोई ऑर्गन होगा तो वो लीवर है, और फिल्ट्रेशन वाला कोई ऑर्गन होगा तो वो आपका क्या रहेगा? किडनी रहेगा। इतना समझ में आ गया है?
इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। उसके पहले ये किडनी देखिए, ये आपकी भाई साहब राइट किडनी और ये आपकी लेफ्ट किडनी बराबर है, और इनके ऊपर जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्रंथि है जी? ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड है। और इसका काम सभी लोग मुझे बताएंगे एक बार, इसका काम कौन सा रहेगा? इसके द्वारा एक हार्मोन निकाला जाता है जिसे 3F हार्मोन बोला जाता है, एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन, जिसे हम क्या बोलेंगे? 3F हार्मोन, माने कि फियर, फाइट और फ्लाई। ये वाला हार्मोन माने कि एक तो अगर आपको घबराहट होगी, आपको फाइट करने की, माने कि किसी को ढूसा मारने की इच्छा होगी, और ये भाई साहब वो भी नहीं हुआ तो भाई साहब भग जाओगे, है ना? तो ये करने की जहां पे इच्छा होती है उनको बोलेंगे हम एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? हनु प्रताप जी, अगर आपको टीपी की टीम जो है वो कॉल नहीं उठा रही है, तो आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना है, ठीक है? वो आपको जरूर कॉल कीजिए। आपको क्या भी दिक्कत होगी तो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है? क्योंकि कैसे क्या बताया, कभी कॉल का जब रेट ज्यादा होता है, इनकमिंग ज्यादा होता है, उस टाइम पे आपका एंगेजिंग में दिखाता है वो। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए, सभी को बता रहा हूं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा टीम वाले मेंबर्स होते हैं वो आपको कॉल कर देते हैं, ठीक है जी? चलिए, ये आपको समझ में आया? इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दिया है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी की होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है आपकी नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का काम कौन सा होता है? ये यूरिन फॉर्मेशन करती है। क्या बनती है? यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है आपके किडनी में। और यहाँ पे जो घातक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी के लिए, और जो पानी, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, बाकी की चीजें, वो रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं आपके नेफ्रॉन से। यूरेटर और ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है वही एक आपके नेफ्रॉन का पार्ट होता है, जिसे ग्लोमेरुलस एपेटस भी बोला जाता है। बोमन्स कैप्सूल जैसा एक पार्ट होता है, वो उसका ही पार्ट होता है। वो क्या होता है वो आगे देखने वाले हैं। यूरेटर क्या होता है जी भाई साहब? यूरेटर क्या होता है? यूरेटर एक नली होती है, एक नली होती है। वो क्या करते हैं? यूरेटर किडनी से निकलने वाली जो यूरिन होती है उसे कलेक्ट कर कर आपके यूरिनरी ब्लैडर में डालने का काम करते हैं। माने कि ये आपके डायग्राम दिखा दे रहे हैं। यहां से जो नली निकल रही है भाई साहब, जिसे रीनल पेल्विस या यूरेटर बोला जाता है, पेल्विस से निकलती है। यहां से निकलने वाले जो यूरेटर है, ये जाते हैं सीधे सीधे आपके मूत्राशय में, और वहां पे आपका जो यूरिन है वह जमा किया जाता है। तो ये काम होता है आपका यूरेटर का। क्लियर है? और बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है? बोमन्स कैप्सूल में भाई साहब फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है जी? फिल्ट्रेशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर और क्लियर कर दूं तो भाई साहब उसे बोलेंगे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम की प्रोसेस आपकी ग्लोमेरुलस में होता है, जिसमें जिसमें आपका ब्लड और उसमें मौजूद जो भी अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां, और साथ में इसमें मौजूद कुछ न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड से अलग किए जाते हैं, और आगे जाकर जब वो नेफ्रॉन में एंट्री करते हैं तो नेफ्रॉन में उनको फिर से रीएब्सॉर्ब किया जाता है। ऐसे तत्व जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक या अत्यावश्यक होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का सबसे प्राथमिक और मुख्य कार्य कौन सा होता है? इसके ऊपर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इस बार बीपीएससी ने टीआरए 3.0 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए देखिए क्या होता है ना, किडनी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है हमारे शरीर की। और जो एक्सक्रीशन सिस्टम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन संस्था। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन संस्था होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपका किडनी का। और किडनी का जो संरचनात्मक रूप होता है वो होता है नेफ्रॉन, मुख्य अंग होता है। तो यहाँ पे किडनी का मुख्य फंक्शन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया। मुख्य कार्य पूछा गया, तो इसका आंसर रहेगा आपका डाइजेस्टिंग द प्रोटीन। क्या रहेगा? डाइजेस्टिंग द प्रोटीन। और आपको मैं बता दूं, हमारी किडनी जो होती है, हमारी किडनी जो होती है वो भाई साहब शुगर को फिल्टर नहीं कर सकती। शुगर माने कि जो शक्कर होती है भाई साहब, इसे फिल्टर नहीं कर सकती है। ये भी आपको याद रखना है।
क्लियर है सभी को? तो आपका डी कहां से आ गया? डाइजेस्टिव प्रोटीन का थोड़ी काम करती है भाई साहब, ये क्या करती है? एक्सट्रीटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, माने कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। वो गलती से डी क्लिक हो गया जी। जी प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, वो एक्सट्रीटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट माने कि जो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है उसका होता है, ठीक है जी। वो गलती से हो गया था, आपका आंसर सी रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त कचरा जो होता है उसे बाहर निकालने का काम जो है हमारी किडनी करती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट फास्ट बढ़ते हैं, और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। चलिए बताइए, इसका आंसर रहेगा विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग द ब्लड। अभी बताया मैंने आपको, चलिए इसका आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है आपका बोमन्स कैप्सूल। क्या रहेगा? बोमन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल किस तरह से दिखाई देती है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी किडनी, मेरी भी किडनी है और आपकी भी किडनी में इसी तरह से दिखाई देती है। और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है नेफ्रॉन। ये रहे आपका पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मगरमच्छ जैसा जो मुंह खोलकर बैठा है, तो भाई साहब वो है आपका बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना, कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना। और इसमें आने वाली जो नली होती है भाई साहब, ये आपकी ब्लड वेन्स अंदर आ रही है, और निकलते समय जो है भाई साहब इस ब्लड वेन की जो डायमीटर है वो कम हो जाती है। आप देख पा रहे हो, इसकी मोटाई देखिए और इसकी मोटाई देखिए, कौन सी मोटाई आपको नजर आ रही है? इसकी मोटाई जो है जो ज्यादा है और इसकी मोटाई कम है। इस तरह से करने के बाद क्या होता है, ये अंदर के अंदर जो है वेन जो बहुत सारे इसमें डिवाइड हो जाती है, और अंदर में जो है प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है? ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि अंदर आने वाला खून ज्यादा और बाहर निकलने वाला जो डायमीटर होता है वो कम होने की वजह से उसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें से जो भी अशुद्धियां है, जो भी अशुद्धियां है, वो अशुद्धियां जो है वो नेफ्रॉन्स में चली जाती है। इसमें आपकी नाइट्रोजनस जो वेस्ट रहेंगे, माने कि नाइट्रोजन युक्त जो कचरा रहेगा, और साथ में इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ साथ और क्या होता है, उसके बाद Na+ आयंस, उसके बाद K+ आयंस, उसके बाद Mg++ आयंस। ये सभी के सभी आयन जो है ब्लड से अलग होकर नेफ्रॉन्स में चले जाते हैं, और इसीलिए इस विधि को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी पूछा गया है कि विच हार्मोन रेगुलेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। यहाँ पे बोला गया है कि किडनी के अंदर पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है वो किसके द्वारा, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा आपका एडीएच हार्मोन, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एडीएच हार्मोन माने कि जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं कि ये हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी सभी लोग। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? बहुत बढ़िया, ये रिलीज किया जाता है आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस नाम का जो पार्ट होता है भाई साहब, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और उसके बाद जो है ये स्टोर किया जाता है आपकी पीयूष ग्रंथि में। किसमें? जो पीयूष ग्रंथि है भाई साहब, वहां पे स्टोर किया जाता है। और पीयूष ग्रंथि के बाद निकलने के बाद सीधा वो आपके किडनी के ऊपर असर करेगा। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। और किडनी के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको भाई साहब ऑर्डर देगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करे या ना करे। माने कि ये हार्मोन का एक और काम होता है कि आपके बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस जो किया जाता है, वाटर बैलेंस किया जाता है,
और उसके साथ साथ जो आयन बैलेंस का काम होता है भाई साहब, ये दोनों काम जो है इस हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। साथ में ये किडनी के ऊपर ही असर करता है ऐसा नहीं है, इसका एक और काम होता है भाई साहब, इसका एक और काम होता है कि आपके शरीर का अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसे बढ़ाने का भी काम करता है। माने कि ये क्या करेगा, आपके शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, मान लीजिए ये कोई आपकी धमनी है ना, तो वासोप्रेसिन क्या करता है, इनकी कोशिकाओं को भाई साहब अंदर दबा देगा। तो अंदर दबाने के बाद क्या होता है, इसका डायमीटर भाई साहब कम हो गया, माने कि अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से उसे एक और नाम से जाना जाता है एंटी एडीएच हार्मोन को, वो नाम है आपका वासोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा नाम है जी, वासोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। Which of the following is not considered a vestigial organ in humans? यहाँ पे बोला गया है, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, सोनू यादव जी हिंदी में भी पढ़ा रहा हूं, है ना। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है वो जान लेते पहले, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन, चलिए मैक्सिमम लोगों का सही उत्तर आ रहा है, तो आपका आंसर जो इसका रहेगा पीनल ग्लैंड। क्या रहेगा, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड को ही मैंने कल एक नाम बताया था, अगर आपको याद है तो सभी लोग उसका नाम बताएंगे, पीनल ग्लैंड को क्या बोला जाता है और पीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन रिलीज होता है जो आपको सदा जवान बना रखेगा। सदा जवान बना के रखने के लिए एक हार्मोन निकलता है पीनल ग्लैंड से, उसका नाम क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अवशेषी अंग मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान देंगे, अवशेषी अंग मतलब ऐसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में, मान कि जब हम बंदर हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, बंदर हुआ करते थे, उस बंदर जब होते थे उस टाइम पे वो हमारे शरीर में एक्टिव थी, मान कि वो चीजों का हम इस्तेमाल करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बंदर जो है अपने कान हिला सकता है, कान हिला सकता है ना, ऐसे ऐसे करता है। तो क्या आप हिला सकते हो, चलो एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग और कान हिलाकर देखेंगे। तो क्या आप सभी लोग कान हिला पा रहे हो, नहीं हिला पा रहे हो, बराबर है। फिर भी हमारे कान बंदर जैसे हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो पिन्ना होता है भाई साहब हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा अभी कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। उसी तरह से एक और बात होती है, हमारे शरीर के ऊपर जो बिना फालतू के बाल आते हैं भाई साहब, वो भी बिना काम की चीज है, वो हमारे पूर्वज में होता है, अभी बालों का कुछ काम ही नहीं है, बराबर है। हाँ, इसके ये टकल के ऊपर जो बाल होते हैं भाई साहब वो काम के होते हैं, इसकी वजह से जो पर्सनालिटी खुल के दिखती है। हाँ, उसके बाद विजडम टीथ, जो अक्ल दाढ़ होती है भाई साहब, अक्ल वाली दांत होती है ना भाई साहब, कुछ सालों बाद आपको आ जाएगी यहाँ पे, जब आप में अक्ल आ जाएंगे, बराबर है। हाँ तो वो भी जो होती है वो हमारे बिना काम की होती है, माने कि उस दांतों का कुछ काम होता नहीं है। उसी तरह से जो अपेंडिक्स होता है, आप सभी को पता है अपेंडिक्स मतलब क्या है, वो भी हमारा एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, माने कि बिना काम का अवशेषी अंग है। उसके बाद कॉक्लिक्स हो गया, उसके बाद मेल निप्पल्स हो गए, मेल्स में जो निप्पल होते हैं वो भी बिना काम के होते हैं, वो बच्चों को दूध तो नहीं पिला पाते, तो काम ही कौन सा है उसका, है ना। उसके बाद लॉन्सिल्स, उसके बाद ईयर मसल जो आपको बोला मैंने, ये सभी के सभी चीजें जो होती है वो बिना काम के मान कि हमारे शरीर में अभी भी मौजूद है, और वो बताती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। क्लियर है, तो बस उसका उतना ही काम बचा गया है, बाकी कुछ भी काम नहीं होता है, तो इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन, माने कि ऐसे अंग या ऐसे अंग जो बिना काम के हमारे शरीर में मौजूद है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नहीं बोला गया तो आपका पीनल ग्लैंड ये आंसर रहेगा। आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने मुझे बताया नहीं कि पीनल ग्लैंड को दूसरा नाम कौन सा रहेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पीनल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, टाइम पे भूख लगना, है ना, टाइम पे भूख लगना, जैसे ही नहा लोगे मॉर्निंग में भाई साहब भूख लग जाएगी, किसके वजह से, वो पिनल ग्लैंड ने आपका टाइम सेट करे रखा है, बराबर है। जैसे ही रात हो गई 10-11 बज गया, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्यों आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिनल ग्लैंड बोलते हैं कि अभी सोने का समय हो गया। जैसे सुबह के 5-6 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे, भाई साहब मुर्गा चिल्लाएगा और बोलेगा उठने का समय हो गया। एक आध दिन मुर्गा नहीं चिल्लाए भाई साहब, तब भी उठ जाओगे, उठोगे कि नहीं उठोगे, उठोगे। तो वो उठाने का भी काम कौन करती है, आपकी पिनल ग्लैंड करते हैं, इसीलिए उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। उसी तरह से पिनल ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन।
इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। मेलाटोनिन हार्मोन जो आपकी शरीर की संरचना है और उसमें होने वाली जो एक्शन होती है, जो सेलुलर एक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है, माने कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और आपकी सेल्स और कोशिका जो होती है उसकी उम्र बढ़ाती है। इसीलिए ये हार्मोन बोला जाता है जिसके शरीर में हो भाई साहब वो सदा जवान रहेगा। क्या रहेगा? जवान रहने वाला है। देखो मेलाटोनिन हार्मोन और मेलानिन में डिफरेंस है। मेलाटोनिन अलग हो गया और मेलानिन अलग हार्मोन होता है। चलो कोई बता सकता है ये मेलानिन पिगमेंट क्या होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी। मेलानिन एक नाम का पिगमेंट होता है, वो क्या करता है? आदमी को काला बना देता है। आदमी को क्या बना देगा? काला बना देगा। पर काला बना के आपकी रक्षा करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सन से, उनसे आपकी रक्षा करने का काम करता है आपका मेलानिन। क्लियर है? ठीक है जी, बिल्कुल स्किन का कलर डिसाइड करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके लिए आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? चलिए इसका आंसर करेंगे। यह आपके बीपीएससी में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? फेस को काला नीला कर देता है, इसलिए फेयर एंड लवली लगाई जाती है ना? इसलिए फेयर एंड लवली लगाई जाती है। फिर उम्र के साथ साथ वो फेयर एंड लवली लगाते लगाते जो आप बूढ़े हो जाते जल्दी से, है ना? हाँ, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा रहेगा? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया। इसका आंसर रहेगा इस्ट्रोजेन। क्या रहेगा जी? इस्ट्रोजेन। तो आपको बताना चाहूंगा महिलाओं में दो सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होता है आपका इस्ट्रोजेन, एक होता है आपका इस्ट्रोजेन, और दूसरा कौन सा होता है? चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे दूसरा कौन सा होता है जी? दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये दोनों हार्मोन जो है पूरे के पूरे महिला के शरीर को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फीमेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है। एड्रोजन, एड्रोजन ये भाई साहब टेस्टोस्टेरोन का ही एक प्रकार होता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है भाई साहब ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। कैसे होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है, आपको याद रखना है। इंसुलिन का काम हमने पढ़ा है। इंसुलिन सभी लोग मुझे बताएंगे कि इंसुलिन का काम कौन सा है और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन का भी काम हमने बोला है। ऑक्सीटोसिन माने कि जिसे हम बोलेंगे लव हार्मोन। क्या बोलेंगे जी? लव हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि लव हार्मोन और उसके साथ साथ जो उत्तेजना होती है शरीर के अंदर, वो लाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। साथ में इसमें इसका एक और काम होता है, इसे मिल्क सिक्रेशन हार्मोन भी बोला जाता है। मिल्क सिक्रेशन हार्मोन माने कि ये दूध दूध को बाहर निकलने में मदद करता है। साथ में इसका एक और काम होता है, इसे डिलीवरी हार्मोन भी बोला जाता है। डिलीवरी हार्मोन माने कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद 9 महीने होने के बाद जिस टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दर्द शुरू हो जाता है, आपका यूटेरस जो है कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाता है और बच्चे को आगे ढकेल लेने का काम किया जाता है। वो काम किया जाता है आपके ऑक्सीटोसिन द्वारा। इतनी बात ही समझ में आ गई है जी? क्लियर है आपको? इतना अगर क्लियर हो गया है तो ये रहा बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसके बारे में हर वो चीज मैंने आपको बता दी है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है। इस्ट्रोजन के बारे में मैं आपको बताया, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन के बारे में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल माने कि जो मासिक धर्म चक्र होता है उसे कंट्रोल करने वाला भी आपका एस्ट्रोजन होता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मासिक धर्म चक्र को जो है भाई साहब स्थिर रखने में मदद करता है। ये क्वेश्चन में आखिरी में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, सर दानिश सर आज क्लास नहीं लिए जी, आज शुक्रवार है, एरिया ऑफ बिहार जा शुक्रवार है और शुक्रवार को दानिश सर जो है नमाज को जाते हैं, तो वो दोपहर का क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। हाँ, तो प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहा था। देखिए दोनों में थोड़ा सा फंक्शन में आपको याद रखना है। इस्ट्रोजेन जो होता है वो मासिक धर्म को नियंत्रित करता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसको स्थिर रखने में मदद करता है। माने कि 28 डेज या 24 डेज जैसे खत्म हो जाएगी उसके बाद जो मासिक धर्म है वो शुरू हो जाता है, तो उसे कंट्रोल करने का काम ये प्रोजेस्टेरॉन करता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तनिष्क पटवा जी बोल रहे कि सर मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ कुछ टाइम से, बॉडी प्रॉब्लम हो रही है, चेकअप में पता चला कि कैंसर हुआ है, मुझे
क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो बड़ी गंभीर बात है। अगर तनिष्का जी आप सच में बोल रहे हो कि आपको कैंसर हुआ है, तो देखिए पहले तो ट्रीटमेंट कीजिए, है ना? जितने भी संभावनाएं है, देखिए जिंदगी जीना सबसे बड़ी बात है ना? और आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला कि आपके पास कोई भी चांस नहीं है, तो ठीक है, अपना कुछ नाम रोशन कीजिए और उसके बाद वैसे भी दुनिया से हर किसी को अलविदा होना है ना? तो नाराज नहीं होना है, सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट रखिएगा, ठीक है? और सबसे पहले तो ट्रीटमेंट देखिएगा कि कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और हमारे भारत में जो है बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल भी बने हैं, है ना? तो उसमें भी आप अपना इलाज शुरू कर दीजिएगा, ठीक है जी? हम तो दुआ करते हैं भगवान जी से, माता रानी से दुआ करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है? चलिए। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए। हाँ, इसमें एक और बात आपको बताना चाहूंगा। यार ये बात सुनकर पता है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? हम्म, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ाई करते हैं, ठीक है? हाँ, सब लोग तैयार है? चलिए। कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है? पहले जो है आप अच्छे से एक और बार ट्रीटमेंट करने लेने के पहले चेक कर लीजिए, ठीक है? और फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है? कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बच्चे भी बोल रहे कि दिल्ली में भी है ना? दिल्ली में है और बहुत जगह पे जो है रतन टाटा जी ने ही शुरुआत की है, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल है ना? और एम्स भी है हमारा, तो वहां पे भी अप्लाई करके देखिए। अगर वहां पे अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएगा तनिष्का जी, ठीक है? ठीक है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी की एग्जामिनेशन तो आते रहेगी, है ना? अभी भी आएगी, अगले साल भी आएगी, वो आते रहेगी, पर अपनी तबियत के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो कोई नहीं। चलो। हाँ, चलिए। महिलाओं के अंदर आने वाली जो चीजें होती है, जो मासिक धर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए मासिक धर्म जो होती है भाई साहब, वो लगभग उम्र की 12 से 14 साल से शुरू हो जाती है ना? से शुरू हो जाती है। तो ये शुरू जब से हो रही है, उनको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला, उसको मीनार्शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीनार्शी बोला जाता है, माने कि जिसे बोलेंगे रजो दर्शन। क्या बोला जाता है? रजो दर्शन, विज्ञान की भाषा में बोला जाता है। माने कि ऐसा समय या उम्र का ऐसा पड़ाव जो महिलाओं में अक्सर होता है, 12 से 14 साल का, जिस पर आपके महिलाओं के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका रिलीज होना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी चेंजेस जो आते हैं बॉडी में, वो भी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है आपको पीरियड्स आना शुरू हो जाती है। तो जो पहला पीरियड्स आपको आता है, जो पहला मासिक धर्म आता है, उसे रजो दर्शन बोला जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो लगभग ये मासिक धर्म का जो चक्र है, लगभग 30 से 35 साल तक आपके शरीर में चलता रहेगा। और उसके दौरान लगभग 45 ईयर से लेकर 50 ईयर्स के बीच में जो मासिक चक्र आपका 14वें साल में शुरू हुआ था, वो लगभग 45 से लेकर 50 साल की उम्र में बंद हो जाएगा। क्या होता जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जो बंद होने की प्रक्रिया है उसे बोला जाता है मोनोपॉज। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है, या इसे बोलेंगे हम रजो निवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति बोला जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया है? चलिए। हाँ जी, अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, उनसे बात करेंगे, ठीक है? चलिए कोई नहीं, तब तक हम क्लास कंप्लीट कर लेते, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर? देखिए दो बार पूछा गया है कंटिन्यूसली, 2018 में और 19 में। बीपीएससी प्री में पूछा गया 64 और 65। इसलिए मैं बोलता हूं कि पीवाईक्यू जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और पीवाईक्यू अक्सर रिपीट भी होते हैं। और पीवाईक्यू से पूछे गए टॉपिक जो होते हैं उनको भी एज इट इज रिपीट किया जाता है बीपीएससी द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारे बीपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका, क्या रहेगा भाई साहब? इसका आंसर आपका सी, माने कि जी हाँ बिल्कुल, हाइपोथैलेमस रहने वाला है। क्या रहने वाला है? हाइपो
थैलामस रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। और ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने अक्सर आपको बोला है। मैं अगर आपको पूछूं कि हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है, ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हमारी वॉलेंटरी एक्शन जो होती है, वॉलेंटरी एक्शन माने कि जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करती है, स्वैच्छिक क्रियाएं को कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा होता है। उसके बाद इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होती है भाई साहब, ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है भाई साहब, उसको कंट्रोल करने वाली कौन सा ब्रेन पार्ट होता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? आदित्य ने जी ने जो है एक अच्छा सुझाव दिया है, वो हम कर सकते हैं ना। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप हमारे टेक्निकल टीम को कॉल कीजिए, आपके साथ हम बात कर कर जो है इसके ऊपर क्या सुझाव निकल सकता है, इसके ऊपर क्या मसला जो आपका हुआ है भाई साहब, उसको उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करना जरूर चाहेंगे। तो आप जरूर टेक्निकल टीम को कॉल कीजिएगा और बोलिएगा कि हमें कुलदीप सर के साथ बात करना है, पर्सनल है और उन्होंने क्लास में खुद बोला है कि मुझसे बात कराइए, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर लूंगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या हो सकता है और आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। टेंशन ना लेना है, बस हो गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे। वॉलेंटरी मसल को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? ये होता है आपका सेरेब। और इनवॉलेंटरी मसल का कंट्रोल करने वाला कौन होता है? बिल्कुल ये होगा आपका सेरेबिलम। सेरेबिलम और सेरेब्रम रहेगा, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है जी आपको? यार पता है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है ये बात सुनकर। चलिए कोई नहीं। अच्छे चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल? ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहां पर होता है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर रहेगा आपका बोन मैरो माने कि अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा वो जगह होती है हड्डियों के अंदर होती है जिसमें क्या होता है जी, सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो क्या बनाती है? आपकी आरबीसी बनाती है। डब्ल्यूबीसी भी हमारा वही बनता है, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन का काम कौन सा है? सभी लोग स्प्लीन माने कि जिसे हम प्लीहा बोलते हैं, इसका काम कौन सा होता है जी? प्लीहा जो होता है ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर जो जस्ट आपके लीवर के बाजू में रहेगा। और भाई साहब किसे लगकर रहता है? आपका जो अग्नाशय होता है भाई साहब उससे लगकर होता है, ये आपको याद रखना है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में बहने वाला जो शुद्ध रक्त होता है वही ग्रहण करता है, ये आपको याद रखना है। शुद्ध रक्त एक पहुंचने वाला या लेने वाला एकमात्र अंग जो होता है हमारे शरीर में वो है आपका प्लीहा। प्लीहा माने के जिसे बोलेंगे हम स्प्लीन बोलेंगे। और स्प्लीन का काम कौन सा होता है जी? देखिए लगभग आरबीसी की उम्र जो होती है, आरबीसी की उम्र जो है वह लगभग 120 से लेकर 127 दिन तक होती है। कितना? 127 दिन ये उनकी उम्र होती है। उनके बाद जो है वो मर जाती है। कहां पर जाके मरेंगी? इसके बाद वो मर जाएगी। हर किसी का समय, अरे यार फिर से वही बात आ गई है ना। चलिए कोई नहीं, वो डेथ हो जाएगी तो वो कहां पे जाने वाली है? वो जाती है आपके प्लीहा के पास। किसके पास जाएगी? प्लीहा के पास जाएगी। और प्लीहा क्या करेगी भाई साहब? मरी हुई आरबीसी जो होती है भाई साहब उनको अलग कर देगी, इनको अलग कर देगी और अलग कर कर भेज देगी किसके पास? लीवर के पास। किसके पास? लीवर के पास भेज देगी। और लीवर क्या करेगी भाई साहब? लीवर में मौजूद आरबीसी में क्या होता है जी? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में हिम और ग्लोबिन दोनों को अलग अलग करने का काम आपका लीवर करता है। माने कि हिम अलग हो जाएगा और ग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है भाई साहब वो अलग हो जाता है। और ऐसे करते समय जो है भाई साहब, ऐसा करते समय जो है एक पदार्थ बनता है। क्या बनता है? एक पदार्थ बनता है जो पीले रंग का होता है। क्या होता है?
पीले रंग का होता है उसका नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल प्रदीप कुमार जी ने बोला है आरबीसी को कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्रिया को। बहुत बढ़िया। बिलुरुबिन, बहुत बढ़िया। क्या नाम रहेगा जी? बिलुरुबिन नाम का पिगमेंट निकलता है। किसी ने तो बताया है बिलुरुबिन नाम का पिगमेंट बनाता है जो कैसे होता है? रेड कलर का होता है। और इसी के वजह से हमारा जो पेशाब होता है वो जनरली थोड़ा सा पीले रंग का होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली आरबीसी मरती रहती है और उनके जगह पे नई आरबीसी वो जगह लेते रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर जिसने किया भाई साहब उसे मान लूंगा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और ये प्रोटोप्लास्ट किसका इस्तेमाल कौन करता है? चलिए चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए, जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं ना, उसको उसका नहीं सोल्यूशन कोई होता है, पर लड़ाई तो छोड़नी नहीं है, क्योंकि जिंदगी नाम ही लड़ने का है। और आप लड़ना छोड़ दोगे तो जिंदगी वैसे भी खत्म है। चाहे जिंदगी जीने का हो या जिंदगी को बदलने का हो, जिंदगी बदलने के लिए भी आपको लड़ना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए भी आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं जिंदगी में, आने वाले जो परियार रहेंगे उन सभी को खंगाल कर देखना, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर सवेरा एक नई आशा की किरण लेके आता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो कभी भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। जिंदगी नाम ही जीने का है। ठीक है जी, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जिंदगी में कभी भी ऐसा पड़ाव आ जाए जहां पे लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तो सब कुछ जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना। ठीक है, बस यही प्रार्थना करना कि कोई ऐसा रास्ता रास्ता दिख जाए कि उसके बाद जो है ना, उसके बाद उस अंधेरे को क्रॉस कर कर एक उजाला हमारे जीवन में आए। ठीक है यार, आज का माहौल ही अलग है क्लास का। चलिए भाई, कोई नहीं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी बातें कुछ देना चाहूंगा, पर उसके पहले इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर रहेगा पादप कोशिकाओं में से। पादप कोशिका में से अगर मैंने कोशिका भित्ति जो होती है उसको अगर निकाल दिया भाई साहब, तो आपको प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, ये आपकी पादप कोशिका है। ये आपकी क्या है जी? पादप कोशिका है। और पादप का कोशिका के ऊपर आप सभी को पता है सबसे ऊपरी आवरण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल का, ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति जो होती है भाई साहब, आपकी कोशिका को, माने कि पादप की कोशिका को एक आकार देती है, एक ठोसपन, मजबूत मजबूत जो होता है बस उसे मजबूत करने का काम करते हैं बाहर से, और साथ में उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। बराबर है। अगर मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, है ना, मैंने क्या कर दिया, इस कोशिका के ऊपर से जो सेल वॉल होता है उसे अगर मैंने हटा दिया, तो आपको क्या बचेगा भाई साहब? इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म माने कि कोशिका द्रव्य बचेगा, सेंटर में आपका न्यूक्लियस रहेगा, और बाकी जो चीजें रहेगी न्यूक्लियस के अंदर वो बचने वाली है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और इसी के ऊपर बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। माने कि पादप की इस कोशिका से मैंने जो सेल वॉल है इसको हटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल दिशा जी, इससे जो है आपका जनरल साइंस का पूरा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना पकने में समय कम लगता है। वही बोलू, कम लगता है, कम लगता है। तो क्यों कम लगता है? ऐसी क्या खास बातें होती है कुकर में? ऐसा क्या जादू कर देता है भाई साहब कुकर? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है। यार, मरने मारने की बात मत करो अभी। पता है क्या, वो बात सुनकर पहले ही जो है ना, वो दिल की धड़कनें बढ़ गई है ना। अच्छा नहीं लगता है ऐसी बात सुनकर, और आप मरने और मारने की बात कर रहे हो। चलो इसका आंसर करेंगे फास्टर इन प्रेशर कुकर। देखिए, पहले ही
पहले जो है ना वो दुखी होगी और उस पर से फिर से ऐसे बात करो, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे बात ना करो, थोड़ा सा शांति रखिए, वो बात को थोड़ा सा साइड में रख देंगे, क्योंकि वो फिर से वो दुखी हो जाएंगे। वो जब से उन्होंने कमेंट किया उनके बाद उनका कुछ कमेंट ही नहीं आया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, है ना। माने कि वो दुखी है, शायद रो रही होगी भाई साहब, है ना। तो उनको थोड़ा शांत होने दीजिए, तब तक हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे आंसर। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है क्योंकि प्रेशर कुकर में ही भाई साहब एक शब्द है प्रेशर, मान की दाब। प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी से बनने वाली भाप होती है उसका दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसके वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो क्वथनांक होता है, वो बढ़ जाता है। और मैं आपको बताऊं, नॉर्मल वाटर जो होता है भाई साहब, पानी जो होता है, उसका क्वथनांक लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। पर वही अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूंगा तो उसका क्वथनांक लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, ये आपको याद रखना है। 200 से 250 के बीच में होता है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा अगर मैं बोलूंगा तो शायद 212 या 218 डिग्री सेल्सियस होता है प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान। और इतने ज्यादा तापमान के ऊपर दाल चावल, उसके अंदर आदमी या मुर्गा भी डाल दो तो भाई साहब वो भी पक जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। माने कि इससे हमें एक सीख मिलती मिलती है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, किसी सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, और उसी तरह से आपका जो क्वथनांक होता है किसी भी द्रव का, क्वथनांक होता है किसी भी तरल चीज का, ये क्वथनांक भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्वथनांक भी बढ़ता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सही संबंध कौन सा है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप, ये भी आपके बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये घनत्व का फार्मूला आपको पूछा गया है। घनत्व बराबर क्या होता है जी? बताओ। द्रव्यमान, द्रव्यमान विभाजन में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका आयतन, माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है जी। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, वो डेंसिटी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही लग रहा है? द्रव्यमान डिवाइड बाय आपका आयतन, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम आ जाएगा। और आयतन का फार्मूला अगर लिखो भाई साहब, यहाँ पे देखो द्रव्यमान का भी फार्मूला, ये तो गलत हो गया। आयतन का फार्मूला बोला है यहाँ पे, आयतन बराबर क्या आएगा? आयतन बराबर द्रव्यमान डिवाइड बाय डेंसिटी आ जाएगा, तो ये आपका गुना में लिखा, ये भी गलत है। ये तो वैसे भी गलत है, मान कि आंसर आपका सी रहेगा। आंसर क्या रहने वाला है? सी सभी का आ गया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए सभी लोग जो है घनत्व का मुझे एसआई इकाई बताएंगे, एसआई इकाई बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए एसआई इकाई बताएंगे मुझे, घनत्व की एसआई इकाई क्या रहने वाली है? कोई भी गलत नहीं करेगा जी। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा केजी पर मीटर स्क्वायर। चलिए, जिन जिन लोगों ने सही उत्तर किया है भाई साहब, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हीलियम के नाभिक में होता है, क्वेश्चन भी बड़ा अजीब पूछा गया है ना। पर ये क्वेश्चन भाई साहब आपके बीपीएससी में पूछा गया 2017 में, जीएस का क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है, ऐसे पूछा गया है। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। हीलियम आप सभी को पता है ना, हीलियम जो है, अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं, अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूंगा, माने कि पेरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, तो उसमें 18वें नंबर का ग्रुप जो होता है वहां पे आपको हीलियम दिखेगा। हीलियम उस टेबल का सबसे पहला मेंबर होता है, पहला सदस्य होता है। और आपको बता दो, जितने भी मूल द्रव्य हमारे पास है ना, पेरियोडिक टेबल में लगभग 118 मूल द्रव्य है, उनमें से सबसे छोटे आकार वाला, सबसे छोटे आकार वाला कोई मूल द्रव्य होगा तो वो है आपका हीलियम। कौन सा होता है? हीलियम होता है। और जो 18 नंबर का ग्रुप होता है उसे बोला जाता है नोबल गैस एलिमेंट। क्या बोला जाता है? नोबल गैस, क्योंकि ये अक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? अक्रियाशील होते हैं, और किसी भी अन्य तत्व के साथ वो क्रिया नहीं करते, ये भी आपको याद रखना है। और हीलियम में क्या होते हैं जी? उसका एटॉमिक नंबर होता है भाई साहब 2, है ना। उसकी परमाणु संख्या क्या होती है जी?
परमाणु संख्या कितनी होती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। परमाणु संख्या होती है 2, और वही अगर परमाणु द्रव्यमान अगर पूछूं आपको, परमाणु द्रव्यमान अगर पूछूं आपको, तो इसका आंसर रहेगा आपका 4। क्या रहने वाला है? 4। क्योंकि द्रव्यमान जब कभी भी आपको पूछा जाए तो हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का हम एडिशन करते हैं। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे इतना समझ में आ गया है। इतना क्लियर होने के बाद आपको एक और बात मैं बता चाहूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि हमने कल भी पढ़ा था, जिससे कि मैंने बोला था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हेलियम के 3 आइसोटोप, सॉरी हेलियम नहीं, प्रोटॉन के, हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। उस हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप था जिसका नाम था भाई साहब, क्या नाम था बताओ? ट्रिटियम, है ना? क्या नाम था? ट्रिटियम। मैंने आपको बोला था कि ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसे होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, माने कि परमाणु संख्या कितनी होती है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। ये आगे का क्वेश्चन रहने वाला है, बीपीएससी में आगे जाकर ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एटॉमिक नंबर जो रहेगा इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होती है, बराबर है। और आप सभी को बताएं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बराबर है। और वही मैं ड्यूटेरियम की बात करूंगा तो भाई साहब इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, बराबर है। वही ट्रिटियम की बात करूंगा तो एक प्रोटॉन और भाई साहब 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आपको पूछा अगर जाए एटॉमिक नंबर कितना है तो इसका आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है आपके प्रोटॉन की संख्या के साथ रिलेट करते हैं, बराबर है। और उसी तरह से अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करूं या मूल द्रव्यमान की बात करूंगा तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, माने कि इसका एटॉमिक वेट कितना रहेगा? 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3 रहने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बीपीएससी एसडब्ल्यूएम ऑफिसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है कौन सी क्रिया होती है? चलिए इसका आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखेंगे। इसका आंसर है ना केशिका क्रिया, जिसे हम बोलेंगे कैपिलरी एक्शन। क्या रहती है जी? कैपिलरी एक्शन होती है। शायिका शांता, यहां पे क्या आ गया भाई साहब? शायिता शांता ये होती है द्रव में। किसमें होते हैं? द्रव में होती है भाई साहब। ये आपको पूछा गया है। आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज में आपने स्याही रख दी, स्याही रख दी और इसके ऊपर अगर आप कोई ब्लॉटिंग पेपर या कॉटन लेके आते हो तो ये स्याही जो है वो अपने आप ऊपर चढ़ जाती है ना, अपने आप ऊपर चढ़ जाती है। इस एक्शन को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। क्या बोला जाता है? कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं भाई साहब उसमें कैपिलरी एक्शन होता है। और उसी तरह से आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो मट्टी के तेल का जो दिया होता था, मट्टी के तेल का दिया आपने देखा होगा, कोई भी बोतल में भाई साहब इस तरह से हम क्या करते थे, केरोसिन डाल दिए और इसके ऊपर जो है एक भाई साहब एक कॉटन की नली लगा देते थे। आपको पता है वो दिया जलते कैसे रहता था? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो अगर जल रही है तो ये केरोसिन जो है धीरे धीरे जो है उस कॉटन के जो धागे में से ऊपर चढ़ते रहता है और ऊपर जो ये लौ हमेशा जड़ती रहती है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? इसमें हो रही है आपकी कैपिलरी एक्शन। क्या हो रही है जी? कैपिलरी एक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये भी बीपीएससी 2022 में पूछा गया है, एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर का। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है? चलिए इसमें आप मुझे एटॉमिक बॉम्ब का भी सिद्धांत बता दोगे। एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक माने कि जिसे हम परमाणु बम बोलते हैं, परमाणु बम, इसका सिद्धांत क्या रहेगा?
और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या रहने वाला है। ये हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है वो सिंपली बिलोंग करता है आपके सूरज के ऊपर बनने वाली जो ऊर्जा होती है, वहां पे जो क्रिया होती है भाई साहब, वही आपके एटॉमिक सॉरी हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। तो इसका आंसर सभी ने दे दिया है, बहुत बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है विखंडन और संचयन में फर्क होता है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो होता है वो फ्यूजन होता है, ना बल्कि फिजन होता है ना। क्या होता है? फ्यूज। फ्यूज होना मतलब होता है एक होना। क्या होना? एक होना। आप सभी को पता है सूरज के ऊपर जो है भाई साहब, सूरज के ऊपर जो है हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। वहां पे ड्यूटेरियम और प्रोटियम जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं भाई साहब, वो दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों मिलने के बाद हेलियम का पार्टिकल बनता है, हेलियम एटम बनता है। और ऐसा देखा जाता है कि इसका टोटल द्रव्यमान जो होता है वो हेलियम के द्रव्यमान से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है और इसका कम होने की वजह से जो बाकी का द्रव्यमान जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यही है आपका क्या जी? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन के दो अणु जो है भाई साहब एक बनकर हेलियम बना रहे हैं और उसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो इसे बोलेंगे फ्यूज होना, संलयन होना। पर वही अगर एटॉमिक बम या परमाणु बम की बात करूंगा तो वहां पे क्या होता है, जो यूरेनियम होता है भाई साहब वो थोरियम और बेरियम में ब्रेक हो जाता है और उससे बनती है आपकी ऊर्जा। और वही वही क्या है जी? वही है भाई साहब आपकी ऊर्जा का स्रोत, एटॉमिक बम और आपका ये भी ठीक है। और जो आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं ना, अभी दुनिया हाइड्रोजन से ऊर्जा बनाने के लिए जो नया संयंत्र बनाया जा रहा है, यंत्र बनाया जा रहा है, तो यहां पे आपको यह ध्यान में रखना है कि वहां पे यही क्रिया जो है उसे कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश की जाती है। ठीक है जी। सर मुझे एक सॉल्यूशन जानना था कि डीलेड का रिजल्ट में हिंदी पेपर में बैक लग गया है, इससे मैं टीआरई 4 बीपीएससी फॉर्म फिल नहीं कर पाऊंगी, अगर कोई सॉल्यूशन है तो बताइए। सबा जी सबसे पहले तो आपको तो पेपर निकालना पड़ेगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एलिजिबल कैसे होंगे, है ना। कंप्लीट चाहिए, वहां पे ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको पहले डिलेट कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप बीपीएससी दे पाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन आप सभी के लिए। वो देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया, वो एक बार नहीं 2022 में भी पूछा था बीपीएससी एसडब्ल्यू ऑफिसर में, और वही बीपीएससी भाई साहब 67 बीपीएससी जो निरसत की एग्जामिनेशन 2021 में भाई साहब उस वही क्वेश्चन 2022 में रिपीट किया गया। तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि बीपीएससी के पीवाईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उसको बहुत अच्छे से आपको करते रहना, क्योंकि वही है आपको जो पूरी की पूरी भाई साहब हिस्ट्री बता देगा कि आगे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहने वाला है, चलिए बताएंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर है सर ए रहेगा, बी रहेगा। अभी अभी मैंने आपको बोला था नियंत्रित, क्या बोलेंगे? नियंत्रित कहां पे होता है भाई साहब? होता ही नहीं हाइड्रोजन बम का, वो अनियंत्रित होता है। तो जहां पे नियंत्रित दिखाई दे रहा है उसको काट ही दो। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, कौन सी? अनकंट्रोल्ड संलयन प्रक्रिया जो होती है भाई साहब, संलयन प्रक्रिया होती है, माने कि अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड जो फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है वो, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है ना, जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे। इसके बारे में मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था, अगर आपको याद है। मैंने मॉडरेटर के बारे में बात किया था, जिसमें कि कैडमियम रॉड इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? कैडमियम रॉड का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर माने कि मध्यक के रूप में, बराबर है। पर उसके साथ साथ जो है बाकी की चीजें माने कि जो हेवी वाटर माने कि भारी पानी होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और हेवी वाटर का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये ड्यूटेरियम जो मैंने आपको बताया वही है, ये आइसोटोप है
किसका है जी? समस्थानिक है भाई साहब। किसका रहता है जी? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए इसका आंसर करेंगे। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा की जाती है वो कौन से रूप में रखी जाती है? चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? फास्ट बताएंगे। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा की जाती है वो कौन से रूप में होती है और वो कौन जमा करता है ये भी मुझे बता देंगे। हमारे शरीर में बनने वाला जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है वो भाई साहब आपके शरीर में मौजूद जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, उसे कन्वर्ट करके भाई साहब स्टोर करने को लगता है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे यकृत में भाई साहब और मांसपेशियों में स्टोर किया जाता है आपके ग्लाइकोजन के रूप में। कौन से रूप में? ग्लाइकोजन, माने कि आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन और पूछता हूं। इस ग्लाइकोजन को फिर से शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? चलिए बताइए कौन सा हार्मोन करता है? जो नए बच्चे जुड़े हैं टीचिंग परीक्षा के साथ उन्होंने देखा होगा कि कितनी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाई करे विज्ञान की, बराबर है। अगर अभी तक आपने टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ में जो है भाई साहब लाइक और शेयर भी करते रहेंगे सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट, ताकि और ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए, है ना। अपना ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, ये आपको भाई साहब आपको याद रखना है। शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे से कमेंट करो भाई साहब, आंसर देते रहो। इसका आंसर क्या रहेगा? ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है भाई साहब? कौन है ये पेप्सिन? पेप्सिन कहां से आ गया? इंसुलिन नहीं होता है जी, ये होता है ग्लूकागॉन। कौन होता है? ग्लूकागॉन। ये आपको याद रखना है। ग्लूकागॉन जो पैंक्रियास द्वारा सिक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा, ठीक है। चलिए आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है टीम परीक्षा के ऊपर। 55% ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर कर अपना तकदीर बदल सकते हो, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ने के बाद आपको यह महसूस होगा कि सच में टीचिंग परीक्षा में कितना सारा कंटेंट और बाकी की चीजें दी जा रही है। आपको 55% ऑफर तो मिल रहा है, साथ में इसके साथ लगभग 5 से 6,000 के बाकी के कोर्सेज जो है वो भी आपको फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। वो कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे, आप सभी लोग जो है आप टीचिंग परीक्षा को इस नंबर के ऊपर कॉल कर कर जो है उसकी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए तो इसी के साथ ये आप सभी के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं और इस होमवर्क के साथ ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो है सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने बोला था कि उनको कैंसर हुआ है तो एक बार प्लीज हमारे टेक्निकल टीम को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मुझे कुलदीप सर के साथ बात करना है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।